नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक इसके अपलोड किए हुए हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारे प्लेलिस्ट के, तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं आपके, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का, तो इनका भी हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। और साथ में हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है इनका। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लेक्चर्स के जितने भी प्लेलिस्ट है वो उनका लिंक, और साथ में जो पीडीएफ है इनका, तो सभी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ आप लोग बाय करके स्टडी कर सकते हैं आप लोग। स्टडी आप लोग करते रहिए। पूरा जनरल स्टडी पोर्शन जो है आपका हम टाइम से पहले फिनिश करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग रीड्स के बारे में देखेंगे। जो वेरियस रीड्स है उसके नेचर क्या और काइंड्स कितने उसके हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान से सुनना। आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। बस जो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग बस उतना सुन लीजिए। तो आपसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो आप लोग इजिली कर लीजिएगा। तो देखिए, रीड्स का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, या फिर एक तरीके से आप नोटिस कह लीजिए। तो ये जैसे कि रीड्स होता है कि कोई भी जैसे कि मान लीजिए पब्लिक अथॉरिटी है या फिर कोई इंडिविजुअल्स है, तो वो अगर कोई काम फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता है अपना सही ढंग से, तो वो जो है उसके उसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है, तो रिट्स इशू करती है। तो ये सारे डायरेक्शंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके पास ये पावर होती है कि वो जो है कोई भी डायरेक्शन से कोई ऑर्डर हो, जैसे उसका अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, या फिर जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है तो उसका इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट एक रिट्स इशू करती है। तो आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स में आपने देखा था वहाँ पे कि यदि आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन होता है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जुडिशरी को अप्रोच आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट है, तो ये रिट्स इशू करती है ताकि आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, तो वो आपका जो है उसका इन्फोर्समेंट हो, यानी कि वो लागू हो। तो यही जो है ये सारे 5 रीड्स के बेसिस पे ही किए जाते हैं आपके। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और साथ में हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में ये मेंशन किया गया है कि इनके पास अधिकार होगा ये सारे रीड्स को जारी करने के लिए। तो रीड्स क्या होता है, ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे कि इट इज़ नथिंग बट अ रिटन डॉक्यूमेंट, या फिर एक तरीके से नोटिस ही हो गया, जो कि ये ऑर्डर देता है कोई भी इंडिविजुअल्स या फिर कोई भी पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी है कि उसको अपना अपना पर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसका ऑर्डर को मानने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका है हॉबियस कॉर्पस है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं हम लोग। तो इसका लिटरली मतलब होता है कि यू हैव द बॉडी ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ से ध्यान देना होगा इस वर्ड पे कि यू हैव द बॉडी ऑफ। कि मान लीजिए कि कोई पर्सन को किसी पर्सन ने इलीगली उसको जो है डिटेन कर लिया है या किडनैप कर लिया है, या फिर कोई भी दूसरे तरीके से उसको इलीगली तरीके से जो है उसको किडनैप करके रखा हुआ है, डिटेन करके रखा हुआ है। तो कोर्ट जो है एक इशू ऑर्डर करती है ताकि कोई पर्सन को किसी ने अगर डिटेन किया हुआ है किसी भी तरीके से, तो उसको जो है कोर्ट में उसको पेश किया जाए, उसको कि उसने क्यों किया हुआ है, उसको किडनैप किया हुआ है, उसके पीछे उसकी लीगैलिटी क्या है। तो कोर्ट उसको फिर एग्जामिन करेगी और उसके बाद देखेगा कि डिटेंशन जो उसने किया हुआ है तो वो किस बेसिस पे उसने किया हुआ है, उसकी लीगैलिटी को जांच करेगी। अगर उसे देखेगा कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को गलत तरीके से उसको डिटेन करके रखा हुआ है, तो अगर डिटेंशन को वो इलीगल अगर फाउंड करता है तो उसको जो है फिर फ्री कर देगी कोर्ट उसको। अब जैसे ये केस आपका प्राइवेट में भी हो सकता है और पब्लिक में, दोनों मैटर में हो सकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि जो आपका पब्लिक अथॉरिटी की बात करें, जैसे कोई पुलिस हो गया, कोई पर्सन को उसने अगर गलत तरीके से बंदी बना के रखा हुआ है, मतलब उसको गिरफ्तार करके रखा हुआ है, तो उसके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि उसको जो है पूरे तरीके हमेशा बंद करके ही रखे। उसके पास 24 घंटे का समय रहता है कि वो जो है कोर्ट में वो उसको पेश करे, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराए और जाके फिर कोर्ट में उसको पेश करे। 24 घंटे का समय रहता है किसी भी कोई भी पुलिस यदि आपको अरेस्ट करता है तो ये होता है
हॉबियस कॉर्पस के अंदर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है। तो अगर देखती है कि अगर गलत तरीके से किसी ने किसी पर्सन को डिटेन किया हुआ है, कोई पुलिस ऑफिसर ही है जिसे किसी को गलत तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, तो वो अगर उसके चेक करेगा और देखेगा कि यदि गलत तरीके से किया हुआ है तो उसको फिर फ्री कर देगी। तो इस तरह के जो रीड्स होता है, जो हॉबियस कॉर्पस है आपका, तो ये स्टेट और साथ में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, तो दोनों के लिए जारी की जा सकते हैं। स्टेट का होने का मतलब है यहाँ पे आपका कि जैसे मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी हो गया, पब्लिक अथॉरिटी हो, पब्लिक इंडिविजुअल्स हो गया, कि जैसे अगर वो कुछ करता है और जिसके चलते पीपुल के जो लोग रहते हैं आसपास में, अगर वो इफेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जो राज्य हमारे देश में भी 28 है तो उन्हीं को केवल स्टेट, स्टेट कोई भी हो सकता है, एक लोकल म्यूनिसिपैलिटी हो गया, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जहाँ पे लॉ बनती है और उसके चलते पास होने के बाद लोग अफेक्ट होते हैं, तो उनको हम स्टेट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये जो हॉबियस कॉर्पस है कॉन्सेप्ट जो है आपका, तो ये कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर पब्लिक इंडिविजुअल दोनों के लिए जारी की जा सकती है। कोई पर्सन किसी को जबरदस्ती किसी ने किडनैप करके रखा हुआ है, तो उसके पास उसने क्यों किया हुआ, क्योंकि वो इलीगल डिटेंशन उसने भी किया हुआ है यहाँ पे, तो उसको भी जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा कि उसने क्यों डिटेन करके रखा हुआ है। तो ये हॉबियस कॉर्पस जो रीड्स है, तो ये दोनों के लिए लागू होता है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो ये दोनों को जारी कर सकता है। फिर देखिए अगला है मैंडमस है। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमा आदेश। तो इसका लिटरली मतलब होता है कि वी ऑर्डर और वी कमांड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस रीट को जारी करती है तो वो अपना ऑर्डर देती है या अपना कमांड देती है। कोई भी अगर पब्लिक अथॉरिटी है जो कि आपका जो जो भी ड्यूटीज़ है या फिर जो अपने फंक्शंस हैं उनके, अगर वो परफॉर्म नहीं करता है सही से, और अगर आप शिकायत लेके आप जाते हैं कोर्ट के बिहाफ में वहाँ पे, तो आपका जो है वो कम सुनेगी, और उसके बाद वो जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है, जो भी पब्लिक इंडिविजुअल्स है, तो उसको वो ऑर्डर देगी कि वो उसको अपना ड्यूटी को परफॉर्म करे, सही ढंग से करे। यदि वो नहीं करता है तो सपोज कीजिए एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आप पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं, वहाँ पे अपना केस दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, तो वहाँ जो है आपका वो दर्ज नहीं करता है, तो कोर्ट क्या करेगी यहाँ पे कि वो उसको ऑर्डर देगी कि तुम इसका केस क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हो, तो वो फिर उसको जो है ये रिट जारी करेगी मैंडमस। तो ये केवल पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए ही जारी की जा सकती है। ये जो है आपका, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए जारी नहीं की जा सकती है। तो ये चीज़ आप लोग डिफरेंस ध्यान देना। जो मैंडमस है ये केवल रहता है पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, लेकिन जो हॉबियस कॉर्पस है आपका, तो ये जो है आपका दोनों के लिए, पब्लिक के लिए और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल्स के लिए जारी की जा सकती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जब ये रिट जारी की जाएगी तो जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है या इंडिविजुअल्स है, यदि अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है तो उसको जो है फिर से करना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी, मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हो। तो इसमें आपके जैसे कि कोई भी पब्लिक बॉडी हो सकता है, कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, इसके बाद कोई इन्फीरियर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, या फिर कोई गवर्नमेंट है। तो किसी भी पर्पस के लिए यदि आपका काम नहीं होता है कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक इंडिविजुअल्स के अंदर में, तो वो जो है कोर्ट जारी जब करेगी इस तरह की रिट, तो उसको करना ही होगा अपना ऑफिशियल ड्यूटी को। तो इसके लिए आपको जो है एक मतलब कि प्रूफ आपको ले जाना होगा कोर्ट में कि वो जो है आपका ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको सारे के सारे मतलब डिटेल में प्रूफ ले जाना होगा वहाँ पे, ताकि कोर्ट उसको रिट जारी कर सके। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी केस को आपको सुन के वो जारी कर देगी रिट के, हाँ तुम इसका ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आपको प्रूफ देनी होती है। अब देखिए जो केस जो मैंडमस का है, तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में ये जो है जारी नहीं की जा सकती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी नहीं की जा सकती है। फिर अगला देखिए है प्रोहिबिशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिषेध बोलते हैं इसको। तो इसका लिटरली मतलब होता है कि टू फॉरबिड। कोई भी अगर लोअर कोर्ट है, अगर वो मान लीजिए ऐसा केस को हैंडल कर रहा है, या फिर कोई ट्रिब्यूनल है जो ऐसा केस को हैंडल कर रहा है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, तो इस केस में कोई भी हायर कोर्ट रहेगा तो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देगी कि तुम जो है इस केस को ना सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन के अंदर में नहीं आता है। तो उसको जो है वो मना कर सकती है सिंपली। तो ये सिंपली इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन का फॉरबिड, यानी कि केस को आगे सुनने से वो उसको मना कर सकती है। तो देखिए जो रीट्स ऑफ प्रोहिबिशन है, तो ये केवल जुडिशियल या फिर जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट में ये जारी की जा सकती है। और ये जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, या फिर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज है, तो उनके अगेंस्ट ये जो है रीट जारी नहीं की जा सकती है प्रोहिबिशन का। तो ये आप लोग ध्यान रखना। फिर अगला देखिए है सर्टररी है।
तो सर्टिलरी जो है तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्प्रेक्षण लेख बोलते हैं। तो इसका लिटरली मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये जो है हायर कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती है, कोई भी लोअर कोर्ट होता है या फिर कोई ट्रिब्यूनल होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा केस हो कि जिसमें कि एरर हो, यानी कि उसने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया हो कि जिसमें कि वो उसने अच्छे से नहीं दिया हुआ, फिर कोई चीज़ ऐसा हो कि जिसमें कि उसने अच्छे से पढ़ के नहीं दिया हुआ हो, या फिर जो है न्याय अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो है हायर कोर्ट जो है तो वो लोअर कोर्ट को ये आदेश देगा कि तुम जो है इस केस को ट्रांसफर कर दो। तो वो मतलब जो भी पेंडिंग रहेगा तो वो जो है इसको पेंडिंग के जो भी रहेंगे तो वो उसको मतलब कि कह देंगे कि तुम इसको केस को ना सुनो और ये ट्रांसफर कर दो दूसरे कोर्ट को। और या तो फिर हो सकता है कि उसने कोई जजमेंट ऑलरेडी पास कर दिया हो लोअर कोर्ट, तो इसमें हायर कोर्ट ये करेगी कि उसको जो भी जजमेंट होगा तो उसको जो है क्वेश कर सकती है, या फिर उसको पूरी तरीके से जो भी जजमेंट उसने दिया है उसको नलीफाई कर सकती है। तो ये होता है सर्टिलरी के अंदर में। तो सर्टिलरी का सिंपल मीनिंग हो गया कि टू कैंसिल, या फिर उसको सीधा तरीके से जो है उसको दूसरे में ट्रांसफर कर देना। अब देखिए जो इशू होता है मतलब कि जो सर्टररी का जो केस है यहाँ पे, तो ये जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, अगर उसने अपना जो जुरिस्डिक्शन के बाहर जाते हुए उसने अगर कोई जजमेंट दिया होगा, या फिर कोई लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के चलते, या फिर एरर हो लॉ में कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है आपका, तो ये उस केस में जारी की जा सकती है। तो जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे कि इस केस में आपका क्या था, प्रोहिबिशन में सिंपली इसमें फॉरबिड करने की बात आती थी, यानी कि उसको सुनने से आगे मना करने की बात कही जा रही थी। लेकिन इसमें जो सर्जरी के अंदर में क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव ये दोनों है। तो इस केस में यहाँ पे या तो उसको फॉरवर्ड भी कर सकता है, या तो उसको जो है आगे फॉरवर्ड करने के लिए भी बात की जाती है, उसको जजमेंट को नलीफाई कर भी कर सकती है, इसको कैश भी कर सकती है। तो इसमें दोनों चीज़ है, एक तरीके से क्यूरेटिव भी है और साथ साथ में प्रिवेंटिव भी है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर ये है जुरिस्डिक्शन का है। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है तो वो बहुत ही बड़ा है, तो जिसमें कि एक कोर्ट के द्वारा या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सारी चीज़ों को देखना बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसीलिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट में या हर जिले में या फिर हर कस्बे में एक एक कोर्ट यानी कि एक एक पुलिस स्टेशन बनाई जाती है, ताकि वो जो भी उसके एरिया के जुरिस्डिक्शन में जो भी आए उसका, तो वो जो भी केस होगा तो वहीं पे वो सुनी जाएगी। और वो अगर जजमेंट मान लीजिए अपना बाहर जाते हुए, और या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन है अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर जाते हुए कोई केस को देखता है, तो वो फिर इसके ऊपर में बिहाफ में ये सारी रेट जारी की जाती है। तो ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। फिर अगला देखिए को वारंटो का है। तो को वारंटो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको अधिकार परीक्षा हम लोग बोलते हैं। तो इसका लिटरली सेंस का इसका मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि तुम किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को हायर किए हुए हो। तो इसका सिंपली मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कोर्ट है ये इशू कर सकता है या इंक्वायरी कर सकता है कि कोई पर्सन है, कोई भी उसने मान लीजिए कि पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो उसकी लीगैलिटी को क्लेम करेगा कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि नहीं, कि जो तुमने पब्लिक ऑफिस को ये हायर किया हुआ है तो वो तुम्हारे पास पूरे तरीके से कानूनी रूप से या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से ये सब वैलिड है कि नहीं है। तो वो उसकी लीगैलिटी की चेक करेगी पूरी तरीके से। तो इसीलिए देखिए अगर मान लीजिए कोई अगर इलीगल तरीके से किसी भी पब्लिक ऑफिस को कोई पर्सन ने हायर किया हुआ है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसकी लीगैलिटी को चेक करेगी और देखिए कि अगर इसने गलत तरीके से हायर किया हुआ है तो उसको फिर वह उस पद से हटा सकती है। तो ये सिंपली कोवारेंटो का यही मतलब होता है कि उसके अधिकार को देखेगा। तो ये केस भी बहुत सारे हुए हैं, पॉलिटिकल केस में भी बहुत सारे हुए हैं। जैसे जयललिता का केस हुआ था पहले कि उसने उन्होंने जो है 4 जगह से इलेक्शन लड़ी थी, और उसके बाद उनकी जो भी मतलब कंस्टिट्यूएंसी से जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था तो वो सारे के सारे जो हैं वो नलीफाई हो गए थे बाद में, और फिर वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था उनका ऊपर में, जैसे ये चला था वहाँ पे, तो सारे जजमेंट को देखते हुए या सारे जितने भी रिपोर्ट थे उनको पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको पद से हटा दिया था, क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कि लीगैलिटी बेसिस पे वो हायर नहीं किए हुए थे। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं या फिर जो लीगैलिटी तरीके से वो उन्होंने सब कुछ नहीं था, राइट नहीं था, तो इस तरीके से वो हटा दिए थे। तो इसी के बेसिस पे रिट जारी की गई थी को वारंटो का। तो ये सारे केसेस हैं जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझना चलना होगा, और आप लोग देखते भी होंगे, न्यूज़ सुनते भी होंगे, तो वो सारे चीज़ को आपको लिंक करते चलना होगा यहाँ पे। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया है इस सारे रिट्स के बारे में तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो आप लोग इजीली बता दीजिएगा, यदि आपने अच्छे से इसको सुना होगा तो।
अब यहाँ पे देखिए, हम आपको थोड़ा-सा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में एक थोड़ा-सा यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि आपने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं कि जो सिटीज़न्स को भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि जो कि नॉन सिटीज़न्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं, मतलब दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, और कुछ होते हैं कि सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही सारा कुछ देखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़। इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में कि फंडामेंटल राइट्स जो कि एलियंस के लिए या फिर जो नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ इंडियंस के लिए ही अवेलेबल होते हैं, तो वो कौन कौन से आपके हैं? जैसे आपको पहला दिया हुआ है कि राइट्स नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। तो आर्टिकल नंबर जो 15 है, तो ये केवल सिर्फ सिंपली सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, ये जो है नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से अगला देखिए आर्टिकल नंबर 16, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, तो आप देखते हैं उस केस में सिर्फ लिखा रहता है उसमें कि ओनली द इंडियन सिटीजन्स आर एप्लीकेबल। तो उसके साथ में और भी प्रोविजन दे दिया जाता है कि जैसे नेपाली के हैं, तो या फिर और भी कोई लोग हैं, तो वो चीज़ मेंशन किया रहता है उसके अंदर में, लेकिन इंडियन सिटीजन्स तो मेंशन आपका रहता ही है। तो ये केवल जो पब्लिक अपॉर्चुनिटी की जो निकलती है, तो ये केवल और इंडियंस के ही, मतलब कि जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, सिर्फ उन्हीं को ही दी जाती है। इसके अलावे जो राइट टू फ्रीडम आपका था, मतलब कि जो राइट टू फंडामेंटल फ्रीडम जो आपका था बेसिकली, जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका था, तो जिसमें उसमें 6 जो फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए थे आपके उसमें, तो ये जो केवल है आर्टिकल 19 केवल इंडिविजुअल्स जो इंडियन सिटीजन है सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है। ये जो है कोई भी नॉन सिटीजन से किसी फॉरेन नेशन के, तो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, तो ये किसी नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जो भी 6 फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए थे, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद देखिए राइट टू सफरेज, आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन आपका किया गया हुआ है, यानी कि जो राइट टू वोट जो आपका है, तो ये केवल सिटीजन्स को ही एप्लीकेबल है, ये नॉन सिटीजन्स को नहीं दी जाती, उनको अधिकार नहीं होता है कि वो वोट दे सके। फिर अगला देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, तो ये केवल केवल इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में मेंशन आपका किया गया था। और इसके साथ साथ में जैसे कोई मान लीजिए ऑफिसेस है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, गवर्नर का हो गया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, अटॉर्नी जनरल का हो गया, और इसके साथ में कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का हो गया। तो ये सारे जो भी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट जो है, तो इनके जैसे राइट टू होल्ड करने का जो मतलब का अधिकार है, तो ये केवल इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। ये किसी भी फॉरेन नेशंस के कोई भी अगर नॉन सिटीजन्स है, तो उनको ये अधिकार नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे कि कौन कौन से जो राइट्स है जो कि सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, एलियंस के अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ में राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और साथ में जो कोई भी हाउस होता है वहाँ पे इलेक्ट होना, या फिर स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो इन सारे चीज़ों के लिए भी इंडियन सिटीजनशिप का जरूरी होना आवश्यक होती है। तो ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए हैं कि जो सारे पर्सन्स के लिए अवेलेबल होते हैं, वो मतलब चाहे सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो, किसी के लिए भी हो, तो वो सभी के लिए जो अवेलेबल होती है। ये हालांकि आपका रहता है कि जो एनिमी एलियंस होते हैं, एनिमी एलियंस मतलब कि जो ऐसे देश जिनके साथ हमारी शत्रुता है, या फिर वार के समय उनके साथ जो है वार के समय चलती है, तो उस समय उनके लिए भी ये अवेलेबल नहीं होती है। तो एक्सेप्ट एनिमी एलियंस को छोड़ के और बाकी जो भी सिटीजन नॉन सिटीजन्स है, तो जो भी उनके लिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आपका मेंशन किया गया हुआ है। जैसे पहला आपका दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 14 आपका है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है फॉरेन नेशन का है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई क्राइम होती है, तो उसको सेम अधिकार होगा, जैसे जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी केस चलती है, जैसे एक सिटीजन्स को ऊपर में चलती है, तो वही सेम जो है उसको भी सेम प्रोटेक्शन भी मिलेगी लॉ के बिहाफ में। और जो भी कानून है, तो जो भी प्रावधान रहते हैं, तो उसी के अनुसार जो है दंड या फिर सजा मिलेगी। तो ये सारा चीज आपका जो आर्टिकल 14 है, तो ये सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। फिर उसको अगला देखिए प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। तो आर्टिकल नंबर 20 जो आपका मेंशन किया गया था, ये कि इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस के लिए कोई अगर मान लीजिए अपराध करता है, तो उसको कन्विक्ट करना होगा, तो उसके बेसिस पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात आती है, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स हो या फिर नॉन सिटीजन्स हो। फिर अगला देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि कोई भी स्वतंत्र तरीके से जिए, तो ये भी जो है अधिकार दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आर्टिकल 20 और 21, तो ये आप जानते हैं कि ये जो है सभी के लिए अप्लीकेबल भी होती है। और ये फंडामेंटल राइट जो आपका है कि जब इमरजेंसी लग जाती है, तो उस केस में भी इसको डिजॉल्व नहीं किया जाता है।
फिर अगला देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, जो आर्टिकल 23 में आपको मेंशन किया गया था कि किसी भी ह्यूमन का ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता है, भले वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, तो दोनों के लिए इक्वली अप्लीकेबल है। फिर उसी तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आपका है, जो कि आर्टिकल 25 और 26 का आपका है, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर अगला देखिए कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो कोई भी अगर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है उसका, तो अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको जो है कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो ये आर्टिकल 27 मेंशन आपका जो किया गया था, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल आपके हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो आई होप कि अब आप लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट आपका है, तो वो चीज़ आप लोग अब अच्छे से समझ में होंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो अपने रिट्स के बारे में भी स्टडी किया हुआ था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड when the courts find that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the rights of an individuals। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है जो कि अपना लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, और साथ में आपके जो भी राइट्स है किसी भी इंडिविजुअल्स का उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो किस टाइप का रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे वो रिट किस तरह का करेगा, तो वो मैंडामस करेगा। मैंडामस में आपने देखा था यहाँ पे कि कोई अगर प्राइवेट नहीं, पब्लिक इंडिविजुअल्स अगर कोई अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है या फिर आपका केस को रजिस्टर नहीं करता है, तो उस केस में कोर्ट जो है इशू जारी करती है मैंडमस, ताकि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करे। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और होबियस कॉर्पस के अंदर में आपने देखा था इसमें कि इस केस में लीगैलिटी को चेक करती है कोई भी इलीगल डिटेंशन को, हाई कोर्ट के द्वारा या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा। और उसके बाद कोवारंटो है, तो इसमें रिट जारी करती है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब कोई पब्लिक ऑफिशियल्स को या फिर पब्लिक अथॉरिटी जो है अगर कोई पोस्ट एक्वायर किया हुआ है तो उसकी लीगलिटी को चेक करती है कि उसके पास वो अधिकार है कि नहीं हायर करने का। फिर उसके बाद जैसे प्रोहिबिशन है, तो प्रोहिबिशन के अंदर में फॉरबिड करती है कोई भी लोअर कोर्ट है, अगर वो अगर कोई ऐसे केस को सुनता है कि जो उसको जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो वो जो है हायर कोर्ट रिट जारी करके उसको प्रोहिबिट कर सकती है कि तुम इस केस को आगे फॉरवर्ड मत करो, आगे सुनो नहीं। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि द रीट दैट लुक्स इनटू द अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन इन परफॉर्मिंग एन ऑफिशियल एक्ट इज, तो ये भी आपका सेम है, मैंडमस का ही केस आपका है कि इसमें जो है जारी करेगी कोई भी हायर कोर्ट है, तो वो अगर देखेगी अथॉरिटी का कि अपना जो है परफॉर्म कर रहा है कि नहीं ऑफिशियल एक्ट, तो इस भी आपका मैंडमस का ही केस है। दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे इसमें। फिर अगला देखिए इसमें है दिया हुआ आपका द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज इशूड अगेंस्ट, तो जो प्रोहिबिशन का जो रिट है तो ये किसके मतलब कि किसके अगेंस्ट में जारी की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ओनली, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड द गवर्नमेंट ओनली। तो देखिए जो प्रोहिबिशन का जो केस है तो ये केवल जुडिशियल या फिर जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है सिर्फ उसी के ही अगेंस्ट में जारी की जा सकती है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में या फिर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जारी नहीं की जा सकती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है, यहाँ पे रीड्स दिया हुआ है नेम उसका, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे उसका लिटरल मीनिंग क्या क्या होता है, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका दिया है हॉबियस कॉर्पस का, तो हॉबियस कॉर्पस में इसमें अपना इसका लिटरल मीनिंग होता है कि यू हैव द बॉडी, यानी कि जो भी अपने बॉडी को अक्वायर किया, मतलब उसको आपने इलीगल डिटेंशन किया हुआ है तो उसको आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो ए का किसके साथ मैचिंग होगा, सी के साथ होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ए का जो सी के साथ है, तो ये केवल ऑप्शन दिया आपका 3 में और 4 में, तो बाकी तो ऑप्शन तो आपका ऐसे इलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए अगला इसमें आपका दिया हुआ है मैंडमस में आपका दिया हुआ है, तो मैंडमस है तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो है कोर्ट कमांड करती है लो, मतलब जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, वी कमांड हो जाएगा कि यानी कि कोर्ट कमांड करेगी उसको उसको ड्यूटी परफॉर्म करने कराने के लिए। तो 2 का ए के साथ मैचिंग होगा, तो 2 का ए देखिए आपका केवल 4 में ही आपका दिया हुआ है, तो इसलिए 4 आपका आंसर इसका हो जाएगा इस तरीके से। बाकी सर्टररी है, तो इसके अंदर में जैसे कोर्ट इशू करती है कि वो जो है उसको सर्टिफाई करेगी कि उसका जजमेंट को कि उसने जो अगर है कि वो भी अपने जुरिडिक्शन के अंदर में देते हुए उसने जैसे उसने ऑर्डर जारी किया हुआ है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उसको क्वैश कर सकती है जजमेंट को।
फिर उसके बाद अगला इसमें देखिए दिया आपका कोवारेंटो का है। तो कोवारेंटो का मतलब होता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो उसकी लीगलिटी को चेक करेगी कि उसने कोई पब्लिक, जो भी पब्लिक अथॉरिटी को या फिर जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है तो उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, उसको मतलब उसके लायक है कि नहीं। तो फोर का बी के साथ होगा, तो ऑप्शन बी डी में ही, फोर में ही आपका दिया हुआ है। तो काफ़ी आसान है, बस आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द पावर टू इशू रीड्स हैज बीन इन्विसेस्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए जो पावर ऑफ इशू रीड्स है, तो ये जैसे प्रोविजंस किस में आपके दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में, कौन सा फंडामेंटल राइट के अंडर में आपके दिए गए हैं। तो ये जो आपका है, तो ये सारे का सारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में दिया गया है आपका, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए जो फंडामेंटल राइट्स के जो आपका ये मतलब कि जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो इसको हार्ट एंड सोल भी बोला गया है बाय आवर फादर, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। क्योंकि ये एक ऐसा आपका है कि इसके थ्रू जो है कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है, यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की हनन होती है तो इसी के बिहाफ पे इन सारे केसेस के लिए, मतलब इन सारे केसेस के लिए ही है कि जो कोर्ट जारी कर सकती है रिट्स। और ये उसी केस में ही की जा सकती है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स का यदि आपका हनन होता है तो यही सारे रिट्स के बेसिस पे ही सारे केस को सॉल्व रिजॉल्व किए जाते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में ही ये सारे चीज आते हैं आपके। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हम इसी तरीके से आपका जो है पॉलिटी कंटिन्यू रखे रहेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे चैनल के साथ, और साथ में वीडियो भी आप लोग शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।